गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का स्ट्रेटजिक स्टडी के करंट अफेयर सेशन में। आज है 17 मई 2020 और 17 मई 2020 से करंट अफेयर के जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं उन सब के बारे में हम आज डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले मैं बोलूँगा कि अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और वीडियो को अंत तक देखना ताकि कोई भी फैक्ट आपसे मिस ना होने पाए। चलिए दोस्तों, आज का सेशन शुरू करते हैं। आज के सेशन का पहला प्रश्न है, हाल ही में हुए G20 वर्चुअल कॉन्फ्रेंस की अध्यक्षता किस देश ने की? हमारे पास ऑप्शन ए है सऊदी अरब, बी अमेरिका, सी फ्रांस या डी ब्राजील। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए, सऊदी अरब ने अभी हाल ही में हुए G20 वर्चुअल कॉन्फ्रेंस की अध्यक्षता की है। जान लेते हैं कॉन्फ्रेंस के बारे में क्या बातें हुई इसमें ये सऊदी अरब द्वारा आयोजित किया गया था और इसमें 2019 में कोविड-19 के खतरों के जो खतरे हैं उसके उपायों के बारे में बात की गई। और इसके अलावा जो वायरस के कारण विश्व भर में आर्थिक चुनौतियां उत्पन्न हुई हैं उस पर चर्चा की गई। और इसके अलावा बात करें तो इसमें भारत की ओर से केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने भाग लिया था। अब ये कॉन्फ्रेंस आयोजित किया था सऊदी अरब ने, तो सऊदी अरब के बारे में भी कुछ जान लेते हैं। सऊदी अरब की कैपिटल है रियाद। क्या रियाद सऊदी अरब की कैपिटल है? रियाद सऊदी अरब की कैपिटल है। और करेंसी की बात करें तो सऊदी रियाल यहाँ की करेंसी है। और किंग की बात की जाए, हम जानते हैं कि सऊदी अरब में एब्सोल्यूट मोनार्की है, तो यहाँ राजा होता है और राजा हैं यहाँ के सलमान बिन अब्दुल अजीज अल साउद। सलमान बिन अब्दुल अजीज अल साउद। एक बार फिर बोलता हूँ, सलमान बिन अब्दुल अजीज अल साउद यहाँ के किंग हैं। पार्लियामेंट की बात की जाए तो कंसल्टेटिव असेंबली ऑफ सऊदी अरेबिया। क्या कंसल्टेटिव असेंबली ऑफ सऊदी अरेबिया यहाँ की असेंबली का नाम है, पार्लियामेंट का नाम है, जिसको हम मजलिस और शूरा के नाम से भी जाना जाता है। इट इज़ ऑल्सो नाउन एज मजलिस एंड शूरा। तो इतनी जानकारी हमें इस प्रश्न से मिलती है। बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। आज का हमारा दूसरा प्रश्न है, हाल ही में NAREDCO का महासचिव किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए है हमारे पास राजेश गोयल, ऑप्शन बी है आदित्य पुरी, ऑप्शन सी है TS त्रिमूर्ति और ऑप्शन डी है राजीव कुमार। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। राजेश गोयल को अभी NAREDCO का महासचिव नियुक्त किया गया है। अब टर्म आया है NAREDCO, तो इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल रियल एस्टेट डेवलपमेंट काउंसिल। नेशनल रियल एस्टेट डेवलपमेंट काउंसिल इसका फुल फॉर्म होता है। क्या? नेशनल रियल एस्टेट डेवलपमेंट काउंसिल। बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। आज का हमारा अगला प्रश्न है, इवेंट बोट क्या है? इवेंट बोट क्या है? तो ऑप्शन ए है हमारे पास एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, ऑप्शन बी है मैरीटाइम मिशन, ऑप्शन सी है मेलवेयर और ऑप्शन डी है स्पेशल इवेंट लॉन्च्ड बाय गवर्नमेंट। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, मेलवेयर। मेलवेयर है इवेंट। क्या इवेंट है? एक मेलवेयर जो एंड्रॉयड फ़ोन में पाया जाता है। इसके बारे में किसने बताया हमें? इसके बारे में CERT ने हमें बताया कि ये जो इवेंट बोट है ये एक मेलवेयर है जो होता है एंड्रॉयड फ़ोन में और ये यूज करता है हमारी जो प्राइवेट फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ के बारे में हमारे जो है ये पता करता है। मतलब फाइनेंशियल जो हमारी प्राइवेसी होती है उसका ये हनन करता है, उसका जो है गलत इस्तेमाल करता है, तो दूसरों के साथ शेयर करता है। तो इसके बारे में CERT ने इसको चुनौती दी है इस आधार पर कि ये हमारी जो फाइनेंशियल डेटा है उसका गलत उपयोग करता है हमारी फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ का। अब CERT आया है, तो CERT की फुल फॉर्म होती है कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम। यस, कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम इसका फुल फॉर्म होता है। कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम ने बताया है कि
malware called EventBot is using private financial data of Android phone user, जो भी Android फ़ोन का इस्तेमाल करते हैं। बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। आज का हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में गोल कार्यक्रम किसने शुरू किया? ऑप्शन ए है राजनाथ सिंह, ऑप्शन बी है अर्जुन मुंडा, ऑप्शन सी है पीयूष गोयल और ऑप्शन डी है निर्मला सीतारमन। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी अर्जुन। आदिवासी मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा ने अभी हाल ही में गोल कार्यक्रम शुरू किया। अब गोल की फुल फॉर्म क्या होती है? गोइंग ऑनलाइन एज लीडर। क्या? गोइंग ऑनलाइन एज लीडर इसका फुल फॉर्म होता है। और इसकी शुरुआत किसने की है? इसकी शुरुआत की है जनजातीय मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा ने। किसने? जनजातीय मामलों के मंत्री, आदिवासी मामलों के मंत्री जो भी हैं अर्जुन मुंडा हैं, उन्होंने इसकी शुरुआत की है। अब इसके द्वारा क्या किया जाएगा? ये फेसबुक के साथ साझेदारी में शुरू किया गया है और इसके साथ हमें जो ये कार्यक्रम है, इसके साथ आदिवासी युवाओं को डिजिटल मोड में मेंटोरशिप प्रदान करने के लिए ये कार्यक्रम शुरू किया गया है। इसके अलावा इस जो ये कार्यक्रम है, गोल कार्यक्रम है, इसके द्वारा जो आदिवासी युवा है उनकी प्रतिभाओं को बाहर निकालना है तथा उनका व्यक्तिगत और उसका जो राष्ट्रीय विकास में उसका योगदान है उसको सुनिश्चित करना है। तो इतनी जानकारी हमें इस प्रश्न से मिलती है। बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। आज का हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में देवेश रॉय का निधन हो गया, वो कौन थे? ऑप्शन ए है गुजराती लेखक, ऑप्शन बी बंगाली लेखक, ऑप्शन सी मराठी लेखक या ऑप्शन डी मलयालम लेखक। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी बंगाली लेखक। हाल ही में देवेश रॉय का निधन हो गया, वो एक बंगाली लेखक थे। बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। आज का हमारा अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए है 10 मई को, ऑप्शन बी है 15 मई को, ऑप्शन सी है 11 मई को, ऑप्शन डी है 16 मई को। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी 16 मई को अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस मनाया जाता है। इसके अलावा बात करें मई में आए जो इम्पोर्टेंट डेज हैं, तो 1 मई को मनाया गया था विश्व श्रमिक दिवस, 2 मई को मनाया गया था विश्व टूना डे और 3 मई को मनाया गया था विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस, 4 मई को मनाया गया था विश्व अग्निशामक दिवस, 5 मई को मनाया गया था विश्व अस्थमा डे और 7 मई को मनाया गया था विश्व एथलेटिक्स दिवस और 8 मई को मनाया गया था विश्व रेड क्रॉस डे और इसके अलावा विश्व थैलेसीमिया डे भी 8 मई को ही मनाया गया था। 9 मई को मनाया गया था विश्व प्रवासी पक्षी दिवस। कौन सा? विश्व प्रवासी पक्षी दिवस। हम जानते हैं कि यह मई मंथ के दूसरे शनिवार को और अक्टूबर मंथ के दूसरे शनिवार को मनाया जाता है। 10 मई को मनाया गया था मदर्स डे, जो मई मंथ के दूसरे रविवार को मनाया जाता है। 11 मई को मनाया गया था नेशनल टेक्नोलॉजी डे, 15 मई को मनाया गया था हमारा फैमिली डे और 16 मई को मनाया गया भी राष्ट्रीय प्रकाश दिवस। बढ़ते हैं आज की इतनी जानकारी के बाद बढ़ते हैं हम आज के अगले प्रश्न की ओर। आज का हमारा अगला प्रश्न है, सिक्किम राज्य दिवस कब मनाया जाता है? हमारे पास ऑप्शन ए है 17 मई, ऑप्शन बी 16 मई, ऑप्शन सी 9 मई और ऑप्शन डी है 11 मई 11 मई। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी 16 मई को सिक्किम दिवस मनाया जाता है। इसकी स्थापना हुई थी 16 मई 1975 को और इसके स्थापना के अभी 45 वर्ष पूरे हो गए हैं और ये भारतीय गणतंत्र का 16 मई 1975 को भारतीय गणतंत्र का 22वां राज्य बना था। बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। आज का हमारा अगला प्रश्न है, मई 2020 से अगले 3 वर्षों के लिए WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की अध्यक्षता किस देश के पास रहेगी? तो ऑप्शन ए है इंडिया, ऑप्शन बी है रशिया, ऑप्शन सी है कनाडा, ऑप्शन डी है जापान। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए इंडिया के पास रहेगी। मई 2020 से मई 2023 तक WHO की अध्यक्षता भारत के पास रहेगी, अभी ये जापान के पास थी। तो WHO की बात कर लें तो इसकी स्थापना हुई थी 7 अप्रैल 1948 को और इसका हेडक्वार्टर है स्विट्जरलैंड, जेनेवा स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। आज का हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में UPSC
की सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए है वसुधा मिश्रा, ऑप्शन बी है अनीता करवाल और ऑप्शन सी है मनोज आहूजा, ऑप्शन डी है राजेंद्र कुमार। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए, वसुधा मिश्रा को अभी यूपीएससी की सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। यूपीएससी की स्थापना हुई थी अक्टूबर 1926 में। बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। आज का हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे एएसआई का महानिदेशक नियुक्त किया गया है? हमारे पास ऑप्शन ए है शिखा शर्मा, ऑप्शन बी है बी विद्यावती, ऑप्शन सी है रोहिणी देवी, ऑप्शन डी है अनीता करवाल। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी विद्यावती को अभी एएसआई का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। जान लेते हैं टर्म एएसआई के बारे में। तो एएसआई की फुल फॉर्म होती है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। क्या? आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। और आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया एक गवर्नमेंट एजेंसी है, इंडियन गवर्नमेंट की एजेंसी है जो काम करती है कल्चरल मिनिस्ट्री के अंडर। और ये जितने भी भारत में पुरातत्विक कार्य होते हैं उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, उत्तरदायी है। और इसके अलावा इसकी स्थापना की बात की जाए तो इसकी स्थापना हुई थी 1861 में अलेक्जेंडर कनिंघम द्वारा इसकी स्थापना की गई थी और वे इसके प्रथम डायरेक्टर जनरल भी बने थे। किसके? एएसआई के। क्या? आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के। और इसका हेडक्वार्टर की बात की जाए तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर है। बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न की और यह हमारा अंतिम प्रश्न है, हाल ही में किसने पश्चिम बंगाल की प्रमुख सिंचाई योजना के लिए 145 मिलियन डॉलर का ऋण स्वीकृत किया है? ऑप्शन ए हमारे पास एशियन डेवलपमेंट, ऑप्शन बी हमारे पास एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, ऑप्शन डी है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और ऑप्शन डी है न्यू डेवलपमेंट बैंक एनडीबी। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक ने अभी हाल ही में पश्चिम बंगाल की जो सिंचाई परियोजना है उसके लिए 145 मिलियन डॉलर का ऋण को स्वीकृति दी है। यह परियोजना किस नदी पर है? यह परियोजना दामोदर नदी पर केंद्रित है जो बहती कहाँ है? झारखंड और पश्चिम बंगाल में दामोदर नदी बहती है। और दामोदर नदी को बंगाल का शोक भी कहा जाता है। अगर पूछा जाए बंगाल का शोक किसे कहा जाता है तो दामोदर नदी को बंगाल का शोक भी कहा जाता है। इसके अलावा बात करें योजना के बारे में तो ये योजना 5 जिलों के 27 लाख जो किसान है उनके लिए ये लाभ पहुंचाने वाली है। तो इतनी जानकारी हमें यहाँ से मिलती है। जान लेते हैं पश्चिम बंगाल के बारे में कुछ फैक्ट। इसकी कैपिटल है वेस्ट बंगाल, कैपिटल है कोलकाता, चीफ मिनिस्टर है ममता बनर्जी यहाँ की चीफ मिनिस्टर है। कौन है? ममता बनर्जी यहाँ की चीफ मिनिस्टर है। कोलकाता कैपिटल है और गवर्नर हैं जगमोहन धनखड़ यहाँ के गवर्नर हैं। और विधानसभा सीट्स की बात की जाए तो 294 यहाँ की विधानसभा सीट्स हैं, 42 यहाँ के लोकसभा सीट्स हैं। और पश्चिम बंगाल में राज्यसभा सीट्स 16 हैं। और बक्सा टाइगर रिजर्व और सुंदरबन नेशनल पार्क भी यहीं पर है। और मैंने कल बताया था कि जो सुंदरबन नेशनल पार्क है या टाइगर रिजर्व है वहाँ पर जो बंगाल रॉयल टाइगर की काउंटिंग हुई है उसमें 8 नंबर की वृद्धि हुई है और उनकी संख्या हो गई है 88 से 96 हो गए हैं रॉयल बंगाल टाइगर अभी सुंदरबन नेशनल पार्क या टाइगर रिजर्व में। तो इतनी जानकारी हमें इस प्रश्न से मिलती है। बढ़ते हैं आज के अभ्यास प्रश्न की ओर। आज का हमारा अभ्यास प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य ने मातृ समृद्धि योजना चलाई है? कौन सी योजना? मातृ समृद्धि योजना किस राज्य ने चलाई है? तो ऑप्शन ए हमारे पास राजस्थान, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी उड़ीसा और ऑप्शन डी हमारे पास पश्चिम बंगाल। तो इसका उत्तर क्या है आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और पिछले अभ्यास प्रश्न की बात करें तो इसका उत्तर है भारत का जो रैंक रहा है वो 74th रहा है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा WEF द्वारा जारी ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में भारत का रैंक रहा है 74th। इसमें पहले नंबर पर स्वीडन और उसके बाद स्विट्जरलैंड और उसके बाद फिनलैंड, ये टॉप 3 कंट्री शीर्ष के 3 देश रहे हैं। तो आज के करंट अफेयर में इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि ये सेशन आप सबके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर हेल्पफुल रहा हो प्लीज़ इस सेशन को शेयर कर देना और
वीडियो को लाइक कर देना। अगर आप चैनल पर नए हो तो मैं पहले भी बोल चुका हूँ, उस चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि आपके लिए नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो इसी के साथ आप सभी से अलविदा लेता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप सेशन को रिवाइज करेंगे, जो पढ़ा है उस चीज़ को रिवाइज करेंगे, क्योंकि जब जब हम चीज़ों को रिवाइज करते हैं तो वो हमें याद होने लगती है, काफ़ी समय तक रहने लगती है। अगर हम एक बार देख के छोड़ देंगे तो वो चीज़ें हम भूलते जाएंगे। तो इसलिए रिवीजन करते रहिएगा जो जो मेरी वीडियोस देखते हैं। तो इसके साथ ही आप सभी से अलविदा लेता हूँ। धन्यवाद।